नमस्कार, एमडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का महासंग्राम अब सेमीफाइनल की ओर पहुंच चुका है। जी हां, उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बीजेपी ने एक बार एक तरफ जहां चंपावत उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हम चंपावत उपचुनाव बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं और हर चंपावत वासी की जुबान पर सीएम धामी का नाम है और चुनाव को भी चंपावत की जनता सीएम धामी को सम्मान के साथ विजय बनाएगी। बीजेपी यह दावा कर रही है कि चंपावत निवासी चाहते हैं कि सीएम धामी यहां से जीतकर क्षेत्र का विकास करें। साथ ही चुनाव में एक भी सीट ना निकालने वाली आम आदमी पार्टी भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर दे रही है। कांग्रेस के पास निर्मला गहतोड़ी से मजबूत प्रत्याशी होते हुए भी कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी उतारा है। यानी कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर बीजेपी को जिताना चाहती है। वहीं कांग्रेस चंपावत उपचुनाव में उतारे गए अपने प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की शान में कसीदे पढ़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सालों से कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को कौन टक्कर देता है और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या निर्मला गहतोड़ी को चंपावत की जनता विजय बनाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के आरोप सही साबित होंगे कि कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर दे रही है। चंपावत उपचुनाव में मजबूत प्रत्याशी का विकल्प होते हुए भी कांग्रेस द्वारा कमजोर प्रत्याशी उतारना ये एक बार फिर से साबित करता है कि कांग्रेस एक बार फिर से मित्र विपक्ष की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके और ऐसे प्रत्याशी का चयन करना जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से इस उपचुनाव में वॉकओवर देने का मन बना चुकी है। सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम भी विपक्ष में हैं, ये चुनाव कांग्रेस के द्वारा लड़ा जा रहा है। निर्मला गहतोड़ी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम है, बल्कि चंपावत का भी एक बड़ा हस्ताक्षर है। निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत की जनता के बीच में रहकर कई साल अपने दे दिए जनहित के सरोकारों को उठाने में और जनहित के कार्यों को करने में। कोरोना काल में तो उनका जो योगदान है चंपावत की जनता के लिए वो अभूतपूर्व है और चंपावत की जनता भली भांति जानती है इस बात को। न सिर्फ जिला अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, कांग्रेस के संगठन के कई पदों को सुशोभित करने के साथ साथ वर्तमान में एआईसीसी सदस्य निर्मला गहतोड़ी बहुत एक अच्छी अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाली महिला है। अपने विचारों के लिए, अपने सरलता के लिए, सहजता के लिए, सुलभता के लिए वो जानी जाती हैं। बहुत सीधा सादा उनका व्यक्तित्व है जो उनकी तरफ जनता को खींचता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि चंपा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वहां की मैं 26 तारीख से चंपावत जिले को विधानसभा को घूम रहा हूं। वहां की जनता के मन को, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के अंतर से हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर जड़ दिया और वो आरोप है कि वॉकओवर देने का, कि आप कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं जिससे बीजेपी को आसानी से जीत मिल सकेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी पर इसी बीच एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आखिर बीजेपी की जीत की बात कैसे कह सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को उत्तराखंड में मजबूत बताती है। हालांकि एक भी सीट विधानसभा चुनाव में तो नहीं निकाल पाई, लेकिन सेमीफाइनल में जरूर मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी। और लेकिन अभी से वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी को वॉकओवर दे रही है। इसी तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। संगीता शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। भास्कर चुग हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संगीता जी, डिबेट की शुरुआत आपसे कि आखिर जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कांग्रेस वॉक ओवर दे रही है, हालांकि कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है ये आरोप, लेकिन आम आदमी पार्टी इस सब में कहाँ है? आप जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रही हैं कि कांग्रेस अगर वॉक ओवर दे रही है तो बीजेपी जीत जाएगी, भाई आप भी तो दम भरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए,
दीक्षित जी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जो यहाँ 5 बार से लगातार विधायक का चुनाव लड़े हैं, माननीय हिमेश खरकवाल जी, तो इस बार उनको टिकट ना देकर के महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जी को उतारा गया है। एक महिला होने के नाते ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आई हैं। लेकिन अगर मैं पुराने कांग्रेस के इतिहास की बात करूं तो जब भी उत्तराखंड में उपचुनाव हुए हैं तो हमेशा एक महिला को उम्मीदवार बना दिया जाता है और पहले महिला उम्मीदवार की याद कांग्रेस को नहीं आती है, तब इन्हें महिला सशक्तिकरण की याद नहीं आती है। चाहे मैं पहले जब नहीं प्रकाश संगीता जी, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाई या सवाल से संगीता जी आप मेरा सवाल समझ नहीं पाई या सवाल से भटक रही हैं आप। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि संगीता जी सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा है वॉकओवर का, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बाली जी, उन्होंने आरोप जड़ा है कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है और कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी इससे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दावा करती हुई नजर आ रही है कि भाई हम भी मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और सीएम धामी को टक्कर देंगे और जीतेंगे भी। लेकिन आप तो सीधे कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर आरोप तो जड़ दिया आपने, लेकिन आप बीजेपी को भी जिता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती है, इसलिए ये आरोप जड़ा हुआ है क्योंकि जो 5 बार के प्रत्याशी हैं और लगातार हैं उनको ना उतार करके निर्मला गहतोड़ी जी को मैदान में उतारा गया, जबकि अभी चुनाव हुआ तो निर्मला गहतोड़ी जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इसलिए ये आम आदमी पार्टी का सवाल है और हमेशा उपचुनाव जब भी हुए हैं तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि महिलाओं को ही जिम्मेदारी दी गई है और जो वहां से कैंडिडेट होते हैं जो मेन चुनाव में टिकट मांगते हैं वो कहीं ना कहीं उस समय पीछे हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है कांग्रेस के बीच में? जब पहले भी पिथौरागढ़ में उपचुनाव हुआ था तो मयूख मेहर जी पीछे हट गए थे और वहां पे अंजू जी को टिकट दिया गया था। और इसी तरह जब उपचुनाव हुआ सल्ट में, तब भी वहां भी यही स्थिति आई कि वहां भी टिकट जो है वो महिला को दे दिया गया, गंगा पंचोली जी को, और जो वहां से कैंडिडेट उतरते थे वो पीछे हट गए। तो कांग्रेस हमेशा अपना यही चाल चरित्र और चेहरा अपनाती है हमेशा बीजेपी के आगे, और जीत जो है बीजेपी की झोली में डाल देती है। लेकिन इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस भी मजबूती के साथ लड़ी थी, हालांकि अंतर्कलह के चलते, या अंतर्कलह ये माने या ना माने, लेकिन अंतर्कलह के चलते हार गए और आरोप आप पर जड़ दिया गया कि आपने खेल खराब किया है। देखिए, कांग्रेस हमेशा यही कहती आई है कि आम आदमी पार्टी उसका खेल खराब कर रही है, लेकिन नहीं, उन्हें इस ये बार कहा समझने है, की जरूरत है पिछली कि बार आम तो आप आदमी उतरे ही नहीं पार्टी थे मैदान उसका में। खेल खराब नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी उनके खुद के अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस जो है वो धरातल पर जा रही है, उनका ग्राफ जो है वो गिर रहा है, क्योंकि जब उनका आपस का अंतर्कलह इतना बढ़ चुका है कि वो अब जनता के सामने है, चाहे वो हम चुनाव से पहले देखें, चुनाव में देखें या अभी की स्थिति में भी देखें, तो ये अंतर्कलह के चलते कांग्रेस खुद को बर्बाद करने में खुद लगी हुई है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। चलिए भास्कर चुग जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष कहेंगे। भास्कर चुग जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। मेरे सवाल से पहले जो आरोप लगे हैं आप पर संगीता शर्मा जी की पार्टी के द्वारा, इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली जी, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, साथ ही संगीता शर्मा ने भी उन्हीं आरोपों को आगे बढ़ा दिया। जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में तो कुछ भी कहना, ये लोग उल्टे सीधे आरोप लगा के चर्चा में आने का ये काम करा करते हैं हमेशा, इनके बस का और कुछ है नहीं। वहाँ पर चंपावत के अंदर जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, महज महिला होने के कारण उनको कमजोर प्रत्याशी कह देना या उनके पहली बार चुनाव लड़ने के कारण उनको कमजोर प्रत्याशी कह देना, यह पूरी तरह से गलत बात है। जनता के बीच में काम करने वाला कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस का प्रत्याशी होने का हक रखता है, और निर्मला जी ने जनता के बीच में बहुत अच्छा काम किया है और उनको टिकट दिया गया है और वो चुनाव को मजबूती से लड़ने जा रही हैं, तो उसको कमजोर प्रत्याशी कहने का जिनका लॉजिक है, ये लॉजिक हमारी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के बारे में मैं खुल के कहना चाहता हूं कि इनकी मानसिकता ही महिला विरोधी है। इनका कहीं पे कोई ऐसा सिस्टम भी आज तक नहीं बना कि ये महिलाओं को कहीं सम्मान दे, या कोई महिला को सम्मान दे रहा हो तो उस सम्मान को ये पचा पाए। ये महिला को सम्मान दिया जाना पचा ही नहीं पाते। कांग्रेस ने निर्मला जी को चुनाव मैदान में उतारा है, पूरी मजबूती के साथ उतारा है, और पूरी की पूरी कांग्रेस चंपावत में निर्मला जी के साथ मजबूती से काम करेगी। क्रिकेट में तो वॉकओवर सुना था मैंने, पॉलिटिक्स में वॉकओवर पहली बार सुना है। देखिए, आरोप लगाने
आने वालों का काम है आरोप लगाना, लेकिन किसी को सिर्फ कमजोर इसलिए कह देना कि वो महिला है या पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मजबूती से निर्मला चुनाव लड़ेंगे और मजबूत प्रत्याशी हैं। संगीता शर्मा जी, अगर आपको आम आदमी पार्टी टिकट दे देती है चंपावत से, मान लीजिए, तो कांग्रेस आप पर भी आरोप लगा देगी कि भाई महिला होने के नाते कमजोर प्रत्याशी उतार दिया है। देखिए दीक्षित जी, महिला होने के नाते वो कमजोर प्रत्याशी है, ये बात नहीं है कि महिलाओं का हम सम्मान नहीं करते। हम ये बात कह रहे हैं कि जब कांग्रेस मेन भूमिका में होती है, तब पहले भी निर्मला गैतोड़ी जी टिकट मांग रही थी, तब तो उनको टिकट दिया नहीं गया, और अब उनको टिकट दे दिया गया क्योंकि हेमेश जी आगे नहीं आए चुनाव लड़ने के लिए। और मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव में जो ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने यूपी में नारा भी दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इनसे पूछिए इन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 में कितनी महिलाओं को टिकट दिए। 40% भाजपा ने 8 महिलाओं को टिकट दिए, आम दिए ना आदमी यूपी पार्टी में। ने 7 महिलाओं को टिकट दिए, तो कांग्रेस ने केवल 5 महिलाओं को टिकट दिए, और उनमें भी 5 कौन थे? अनुपमा रावत जी, जो हरीश रावत जी की बेटी है, पुत्रवधू हरक सिंह रावत जी की। तो इस तरह से उन्होंने टिकट दी, और ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं का सम्मान या महिलाओं का सशक्तिकरण केवल उपचुनाव में कांग्रेस को क्यों याद आता है? चलिए संजीव शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है? संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मिल रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो लड़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मारने में कामयाब होगी, क्योंकि संगीता शर्मा जी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने खुद कह दिया कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, मतलब आपको जिता रही है, और उन्होंने कहीं भी आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया है कि हम मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका बचपन चंपावत की गलियों में बीता, और वो वहाँ के एक मजबूत दावेदार हैं, और उन्होंने जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने चंपावत को विश्व के नक्शे पर ढालने का जो काम में वो लोग आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि चंपावत को टूरिज्म के नक्शे पर इंटरनेशनली हम लाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जीत कांग्रेस की कमजोरी पर नहीं, वरन अपने कार्यों, जनता के बीच जो धरातल पर उन्होंने अभी तक काम किया है बहुत अल्प समय में, और जिस तरह से नित नई योजनाएं वो धरातल पर उतार रहे हैं, जो अपने चुनाव के समय में जितने वायदे किए थे और जितने दृष्टि पत्र में हम लोगों ने वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे पर्यावरण मित्रों को का वेतनमान 275 से 500 करने का मामला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन जो पहले परिवार के एक व्यक्ति को मिला करती थी, अब परिवार के दोनों व्यक्तियों को, पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का उन्होंने। एक दिन उत्तराखंड के विकास पर डिबेट रखेंगे, उसमें सारी चीजें आप डिक्लेयर करिएगा। आज जिस तरीके से मेरा सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ सर। घुमा फिरा के सर बातें थोड़ी सी मत कीजिए, क्योंकि समय 1 घंटे का चर्चा होती है, और इस तरीके की जब चर्चा होती है तो सवाल मेरे ज्यादा हो जाते हैं। कोई बात नहीं सर, बात को सुनना भी चाहिए ना। नहीं, सुन रहा था आपकी बात, लेकिन आप घुमाते ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कोई घुमा नहीं रहा हूँ, सर। मैं दीक्षित जी, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर 2022 का चुनाव भी लड़ी, जिसमें हम 47 सीट लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और जो ये वर्तमान का उपचुनाव है, इस उपचुनाव में भी हम बहुत मजबूती के साथ विकास को एक मुद्दा बनाकर और उस क्षेत्र को जबरदस्त तरीके से वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, और हम लोग एक बड़ा इतिहास कायम करने जा रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त भगदड़ मची हुई है, जहां इनके
34 क्षेत्र पंचायत के सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। 30 प्रधान चंपावत जिले के एक साथ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहां इनके पंचायत के अध्यक्ष अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी लोग एक सुर में ये कह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से एक इतिहास कायम करे। और बात रही दीक्षित जी, मेरी पूरी होने दीजिए प्लीज। जिस तरह से आपने भी एक बात कही थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का जो 2022 का प्रदर्शन है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, और मैं सोचता हूँ सारे उत्तराखंड ने और पूरे देश ने देखा। आप 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 70 सीटों में 68 पे आपकी जमानत, पूरी तरह से जमानत जब्त हुई, और सभी सीटों पर, जितनी सीटों पर आपकी जमानतें जब्त हुई, कहीं आप 200 वोट, कहीं 500 वोट और कहीं 1000 के अंदर अंदर सिमट गए। और तो और खुद इनके जो अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो 800 वोट के अंदर तक सिमट गए। मैं सोचता हूँ आप यदि ये बोले कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद कर रही है, तो मैं जी सवाल मेरा इस वक्त आपसे यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए और बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अभी तक अपने पत्ते बंद किए हुए रखी है। क्या एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है या कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की, दीक्षित जी, मैं खुद चंपावत से ही हूँ दीक्षित जी। तो आम आदमी पार्टी जो है कल भी बैठक हुई थी और आज भी हमारी बैठक हुई है, और आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी जल्द ही, क्योंकि 11 से पहले नामांकन की जो तिथि है उससे पहले उम्मीदवार घोषित करना है और नामांकन कराना है। तो जो एक प्रोसीजर है उसके तहत सब कुछ होगा और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी सबके सामने होगा। या कांग्रेस इस बार आरोप लगाएगी आम आदमी पार्टी पर कि प्रत्याशी ना उतार कर वॉकओवर ही दे दिया सीधे तौर पर बीजेपी को? ऐसा नहीं होगा दीक्षित जी। चलिए भास्कर चुग जी, आप पर बड़ा आरोप लगा है कि जिस तरीके से वॉकओवर का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंतकल है, कोई नई बात नहीं है। हमने जब ताजपोशी हो रही थी करण माहरा की तब भी हमने देखा था 11 विधायक आपके 19 में से अनुपस्थित थे उस ताजपोशी में, और साथ ही जब ज्योत सिंह बिष्ट जिन्होंने कांग्रेस को 40 साल दे दिए, यानी कि उत्तराखंड का जब बंटवारा नहीं हुआ था तब से पहले वो कांग्रेस में थे, तो आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, आपके मार्गदर्शक थे, और जब वो जाते हैं कांग्रेस छोड़कर तो वो आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी अनदेखी हुई है और मिलकर बीजेपी के साथ उन्हें चुनाव हरवा दिया गया। देखिए, जहां तक आरोपों का सवाल है, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पहली बात तो ये है आप वॉकओवर दे रहे हैं और इन सब में फायदा बीजेपी का हो रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी वॉकओवर दे रही हो चाहे आप दे रहे हैं वॉकओवर। कांग्रेस कोई वॉकओवर देने नहीं जा रही। कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है चंपावत का। अरे तो हरीश रावत जी को लड़ाइए, वहाँ से महाराज जी को लड़वाइए, गोदियाल जी को लड़वा लीजिए। संजीव जी, भाजपा के नेताओं के अंदर एक बहुत गंदी अवस्था मैंने देखी। जब तक आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, और मैंने बोलना शुरू किया आपने बीच में टोका टाकी शुरू कर दी। अच्छी बात नहीं रहा, डिबेट का तरीका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा बड़बोले होते हैं। इनको जनता पे भरोसा है या नहीं है, लेकिन इनको बड़बोलापन अपना जरूर दिखाना होता है और सीधे सीधे बात कर लेते हैं। अरे भैया, आप बात कर रहे हैं हरीश रावत जी को लड़ाइए, गोदियाल जी को लड़ाइए, क्या निर्मला जी कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है? आपके कहने से क्या वो कमजोर हो जाती है? निर्मला, जैसे आप कह रहे धामी जी का बचपन चंपावत की गलियों में बीता है, उसी तरह निर्मला जी का बचपन भी चंपावत में बीता और निर्मला जी की जवानी चंपावत में बीती, जनता की सेवा करते हुए बीती है। आप जो बात करते हैं कि धामी जी जो है रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, यही धामी जी अभी पिछले 2 महीने पहले चुनाव हारे हैं 5-7 हजार वोट से खटीमा के अंदर, जो इनकी कर्म भूमि है। तो ये बातें मत कहिए, जनता की बात कीजिए। जनता को जिसको इच्छा होगी जनता उसको चुनाव जिताना है। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है श्रीमान, पूरी तरह नकार दिया है जनता ने आप लोगों को। संजीव जी सुन लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मात्र 3-3.5% का अंतर है। आपसे सिर्फ 3-3.5% वोट कम लिए हमने। गोदियाल जी सिर्फ 250 वोट से चुनाव हारे हैं। बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, और हो सकता है चंपावत में बड़बोलापन आपका सारा निकल भी जाए। ये अच्छी बातें नहीं होती राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर व्यक्ति को अपनी बात करनी चाहिए, बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए कि रिकॉर्ड मत और ये और वो। देखिए क्या पता जनता की इच्छा क्या होती है। खटीमा में जनता ने इस तरह बोल के ये तो भास्कर जी, इन सब चीजों का जवाब लेते हैं। संजीव वर्मा जी, सीधे सटीक शब्दों में जवाब दीजिए। चलिए भास्कर जी जवाब ले लेते हैं इनसे। संजीव वर्मा जी, संजीव जी सटीक और सीधे शब्दों में जवाब दीजिए। जी संजीव जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी जवाब दीजिए सटीक और सीधे शब्दों में। दीक्षित जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों पर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास न कोई विजन। संजीव जी, खटीमा में विकास नहीं हुआ था क्या? खटीमा में विकास नहीं किया था? 2 बार से मुख्यमंत्री, 2 बार से विधायक रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां से। दीक्षित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। जी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर, अपनी परफॉर्मेंस पर और अपने एजेंडे पर जो हमारा एजेंडा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम धरातल पे अपने कार्यों को डिलीवर करके दिखा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तराखंड की जनता का पूर्ण विश्वास है। जबकि कांग्रेस 2022 का पूरा चुनाव नेगेटिविटी के ऊपर लड़ी। इनके पास ना कोई विकास का कोई विजन था, ना कोई एजेंडा था। ये कौन सा विजन था? मुस्लिम, कौन सा विजन था आपके पास? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कौन सा विजन था आपके पास? मुस्लिम यूनिवर्सिटी विजन था आपका? मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका विजन था? जुम्मे की छुट्टी आपका विजन था? जुम्मे की छुट्टी आपका विजन था? आधुनिकीकरण का काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जुम्मे की छुट्टी, अरे संजीव जी, मुस्लिम मदरसों को आधुनिकीकरण का काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे ये हैं। कहाँ से कहाँ डिबेट आप लोग ले जा रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जिस तरीके से मुस्लिम मदरसों और यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इसमें नहीं। ठीक है, चलिए बिल्कुल खटीमा और चंपावत पे रहते हैं थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि चुनाव वहाँ है, ना हरिद्वार में है और ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव है। संजीव वर्मा जी सीधे तौर पर समझ लीजिए। हाँ। शहनवाज हुसैन आपके राष्ट्रीय नेता नहीं? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सर भास्कर जी, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। संजीव वर्मा जी, संजीव जी, चंपावत और खटीमा पे रहते हैं, चुनाव वहाँ है, ठीक है, ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चुनाव हो छात्र संघ के। अशोक गहलोत जी ने कौन राष्ट्रवादी है, कौन अराष्ट्रवादी है? चलिए बिल्कुल, इस समय देश में जिस तरीके का माहौल है, डिबेट में मत बनाइए प्लीज। आप दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल। भास्कर जी बिल्कुल लौटेंगे भास्कर जी आपके पास भी। चलिए संजीव जी आपके पास भी लौटेंगे। संगीता शर्मा जी, नमाज के दौरान आप लोग सर ये आरोप नहीं, यहाँ पर इस डिबेट, इस चर्चा में, मेरे पैनल में तो बिल्कुल नहीं। संजीव वर्मा जी, संगीता शर्मा जी। जी दीक्षित जी, 11 मई को नामांकन है और आम आदमी पार्टी अभी तक शांत बैठी है, अभी तक प्रत्याशी को लेकर कोई हलचल नहीं है। जिस तरीके से आपके पास एक 40 साल पुराना हीरा अगर माने तो, जिसने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, मैं जोत सिंह बिष्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी घोषणा की, वैसे ही दूसरी तरफ इस्तीफे की तैयारी हो गई और शाम होते होते, यही समय था, शाम होते होते जोत सिंह बिष्ट के लिए खबर आती है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुझे लगता है उनकी लालसा जरूर है चंपावत से चुनाव लड़ने की। तो क्या आम आदमी पार्टी इसका इंतजार कर रही है कि कब जोत सिंह बिष्ट अपना पक्ष रखें, अपनी मंशा जाहिर करें और उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया जाए? दीक्षित जी, आम आदमी पार्टी का कल संगठन का नवनिर्माण हुआ और उपाध्यक्ष घोषित किए गए, जिसके और महासचिव, जिसके बीच
जोत सिंह बिष्ट जी को भी संगठनात्मक रूप से समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो अब बैठक हो रही है उसमें जो भी फैसला आएगा, जो भी हाईकमान निर्णय लेगा कि किसको प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है, तो वो आकर के चंपावत में चुनाव लड़ेगा और इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेगा और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगा। नहीं, मेरा तो ये सवाल ये फैसला था कि क्या हाईकमान जोत सिंह बिष्ट के ये बहुत जोत जल्द सिंह बिष्ट फैसला का आ चुनाव जाएगा। लड़ने का इजहार का इंतजार हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अगर कोई देखिए, जो भी प्रत्याशी होगा- हो सकता है आम आदमी पार्टी से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी को टक्कर दे सकता है, वो जोत सिंह बिष्ट के अलावा कोई हो सकता है? देखिए, जो भी फैसला होगा दीक्षित जी वो बहुत जल्द सबके सामने होगा। ये फैसला हाईकमान का है लेकिन और मुझे हमारी लगता है आम बैठक हो आदमी रही है पार्टी को और अब ये पत्ते फैसला खोल जल्द ही देने सामने चाहिए होगा। और प्रत्याशी को मैदान में उतरकर तैयारी करनी चाहिए। हालांकि आपने जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल का चेहरा दीक्षित तो जी, आप- विधानसभा चुनाव में बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। उपचुनाव का फैसला भी बहुत जल्द आ जाएगा दीक्षित जी। लेकिन इंतजार किस चीज का है? आज 8 मई हो गई है, 9-10 बचा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ। आगे संगीता जी चुनाव लड़ रहा है जी तो निर्णय बहुत जल्द सबके सामने होगा। चलिए, इसी बीच आरोप जड़ना तो बहुत छोटी सी चीज है। आपने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस के जो पत्ते खुले उन पर आपने आरोप जड़ दिया। भास्कर चुग जी जी आपने सुना संगीता शर्मा जी को? संगीता जी तो वो बात करती हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये लोग कह रहे कि महिला को प्रत्याशी बना दिया, पहले कितनी महिलाओं को बनाया? यूपी में 40% टिकट हमने महिलाओं को दिए। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। देश के अंदर हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला है और चंपावत चुनाव को हम बहुत बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और चंपावत चुनाव में हो सकता है कि जनता अपना जब फैसला दे तो जैसे खटीमा में चौंके हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसी चंपावत में भी उनको चौंकना पड़े। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस दावा करती हुई नजर आ रही है कि वो चंपावत में भी धूल चटाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने में उन्हें सदन की सदस्यता लेनी है। 6 महीने में सदन की सदस्यता लेनी है और अगर प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी जैसा हो गया तो परेशानी हो ही जाएगी। संजीव वर्मा जी दीक्षित जी, जी कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त भगदड़ है, इनके पदाधिकारी जितने इनके नेता है वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वहाँ की लोकल जो मेरे को एक समाचार मिला कि कांग्रेस पार्टी के पास बूथों पर बस्ता लगाने के लिए अपने कार्यकर्ता तक नहीं है। इतनी बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की चंपावत में इस समय हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के लोग अलग अलग कुछ कमेटियां बनाने की विगत में बातें कर रहे थे, वो सारी कमेटी और वो जितने भी एक तरह से बातें थी वो सारी काबू हो चुकी हैं। जितने इनके बड़े नेता हैं सभी ने चंपावत से एक एक करके कन्नी काटने का काम कर दिया है और अभी कांग्रेस पार्टी का जो इनकी प्रत्याशी हैं उनका नामांकन होने दीजिए, स्थिति सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी कि इनके 19 में से कितने जो असंतुष्ट विधायक हैं, मैं सोचता हूँ शायद उनमें से एक भी आप लोगों का समर्थन करने वाला नहीं है। और दूसरा जो आपके विरोधी गुट हैं, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है कौन से गुट को बिलोंग करती हैं। महाराज गुट को बिलोंग करती हैं, हरीश रावत गुट को बिलोंग करती हैं, यशपाल आर्य गुट को बिलोंग करती हैं, प्रीतम गुट को बिलोंग करती हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस एक गुट को बिलोंग करती हैं उसके अलावा जितने बाकी के 5 गुट हैं वो सीधे इनका विरोध करने वाले हैं और कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त उठापटक अंतर कलह का वातावरण है। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है और जिस प्रकार से आज ख्याली पुलाव मत पकाइए। अरे ख्याली पुलाव पका मेरे भाई ख्याली पुलाव हम नहीं बना रहे, ख्याली पुलाव आप बनाइए, ख्याली
आप बनाइए, ख्याली पुलाव बनाने का ठेका हमने आपको दे रखा है। और 3 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, 3 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, उस समय मैंने अभी जो बात करी है उस बात को आप लिख लेना। वो बात मैं कर रहा हूँ, आप उस बात को लिख लेना। हम इतिहास कायम करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। गलतफहमी मत रहिए श्रीमान, बिल्कुल गलतफहमी मत रहिए। गलतफहमी आपकी गलतफहमी सर संजीव जी और भास्कर जी, संजीव जी और भास्कर जी, मुझे तो लग रहा है कि इस समय आप दोनों लोग ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, क्योंकि अभी ना उपचुनाव हुए हैं और ना नतीजा आया है। आपके पास बूथों पे 151 बूथों पर बस्ता लगाने वाले नहीं मिलेंगे आपको, बस्ता लगाने वाले नहीं मिलेंगे आपको। और भारतीय जनता पार्टी के छक्के भी छुड़ाए जाएंगे। संजीव जी, बोलने में कोई बुराई नहीं है सर, बिल्कुल बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी ना उपचुनाव हुए हैं और ना रिजल्ट आया है। आप विपक्ष से आप, लेकिन चलिए आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है। सर बोलने का अधिकार सबको है, ये हमारे संविधान ने दे रखा है। चलिए संजीव जी जो धरातल पर वास्तविकता है उसको भी स्वीकार कीजिए, दीक्षित जी, कांग्रेस पार्टी जिसको विकास दिखाई नहीं देता, जिसको अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती, आज वो एक ऐसे दशा की होगी, आज वो एक अरे भैया कोरोना। सर एक मिनट सर संजीव जी रुक करेंगे आपकी, और भास्कर जी आपकी भी और रुक करेंगे। एक कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं संगीता जी से। संजीव जी लौटेंगे, अभी समय है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संजीव जी लौटेंगे ना, डिबेट में अभी समय है। बिल्कुल संगीता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अभी आपने जिस तरीके से देखा, तो एक अच्छी बात ये लगी कि आप डिबेट में तभी बोलती हैं जब मौका दिया जाता है, लेकिन चंपावत उपचुनाव में भी कहीं इसी तरह से शांत नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही हैं दोनों, लेकिन जिस तरीके से आप डिबेट में शांत बैठी रहती हैं, उसी तरीके से वहां पर भी आम आदमी पार्टी शांत नजर आ रही है अभी तक की बात की जाए तो। दीक्षित जी, ये तूफान आने से पहले की खामोशी है और ये कोई शांति नहीं है आम आदमी पार्टी की। ये तो उपचुनाव में, ये विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी। देखिए, आम आदमी लोकतंत्र की देखिए, आम आदमी पार्टी 2 साल पहले यहाँ आई और उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी को उसने पूरी तरह से निभाया कि हम 2 साल में जनता के बीच गए। तो यहाँ 2 पार्टियां उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार यहाँ अपने पैर जमाए हुए हैं। उसमें आम आदमी पार्टी घर घर तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रही और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही होगा। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करती है उत्तराखंड के विकास के लिए, तो उत्तराखंड का विकास धरातल पर क्या है ये उत्तराखंड की जनता समझ रही है। लेकिन देखिए, बुरे से बुरा जब सब बुरे नजर आ रहे हो और किसी एक को चुनना हो, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दिया और कांग्रेस अपने अंतरकलह से नहीं निपट पाई और आम आदमी पार्टी नई पार्टी थी। हम अपने विचारों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हमने कुछ कमी रही जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं कर पाई उत्तराखंड की जनता। संगीता शर्मा जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी आगे प्रयासरत नहीं है या संगठन को नए सिरे से बना करके मजबूत से उत्तराखंड में अपने पैर जमाने की कोशिश। एक चीज और भी है ना कि शायद फ्री की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं कर पाई उत्तराखंड की जनता, या एक्सेप्ट नहीं कर पाई या समझ नहीं पाई। देखिए, फ्री की राजनीति कुछ नहीं होती है दीक्षित जी। जिसको विदेशों में सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, उसे हम इंडिया में बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फ्री की राजनीति। और देखिए, फ्री की राजनीति करने के बाद भी दीक्षित जी, अगर मैं दिल्ली के बजट की बात करूं तो वो 7,601 करोड़ रुपए के सरप्लस में है और मैं भाजपा शासित जितने भी राज्यों की बात करूं सारे कर्ज में डूबे हुए हैं। चाहे वो कर्नाटक हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। हिमाचल पंजाब का ही बता दीजिए 3 लाख करोड़। ये कर्जे वाली बात बिल्कुल नहीं कहेंगे आप, वरना मैं कुछ कह दूंगा आपको बुरा लग जाएगा। संजीव भाई, आज तक वहाँ किसकी सरकार थी? ये देखिए कि कौन कर्ज लाद के गया है। अब वो आम आदमी पार्टी को पूरा करना पड़ेगा।
और जो आप लोगों ने लादा है, आज भी अगर उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगीता जी, कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी अगर किसी और की सरकार बनती तो संजीव जी 72,000 करोड़ का कर्ज उस सरकार के ऊपर आप लोगों ने पहले से दिया होता। ये कांग्रेस और बीजेपी की देन है उत्तराखंड को, ये आम आदमी पार्टी की देन नहीं है। तो बीजेपी शासित राज्य देखिए कि आप लोगों ने कितने कर्ज में डुबो दिए हैं, जो भी बीजेपी शासित राज्य है। तो ये विकास की राजनीति कहना और विकास की राजनीति करना, इसमें बहुत फर्क है। और ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा हमेशा रहा है। दीक्षित जी, आप भी अभी उतनी देर से डिबेट देख रहे हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चले जाते हैं। पर अगर इनसे पूछा जाए कि यहाँ स्वास्थ्य की उत्तराखंड में क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनसे पूछा जाए आपने कितने अस्पताल बनाए दिल्ली में, जरा बताएंगे? आपने दिल्ली में कितने अस्पताल बनाए, जरा किसी एक नए अस्पताल का नाम बताएंगे? एक नए अस्पताल का, किसी भी एक नए अस्पताल का नाम बताएंगी? उत्तराखंड का सवाल पूछा जाता है तो आप दिल्ली चले जाते हैं, आप उत्तराखंड अरे भैया, अरे आपकी सरकार दिल्ली में है ना, आपकी दिल्ली में सरकार है, तो आप बताइए ना। दिल्ली के आपने जो भी एक नया अस्पताल बनाया उसका नाम बताइए। कोई भी नए स्कूल का नाम बताइए जो आपने बनाया। एक नया विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो आपने बनाया। कोई भी ऐसी सड़कें आप बताइए जो आपने बनाई। कोई भी ऐसे फ्लाईओवर्स बताइए जो आपने बनाए। चंपा बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप यहीं की बात कर लीजिए। आपने यहाँ से जो सीजे रोड है, जलजीबी रोड 2019 में पूरी होनी थी और अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये बीजेपी सरकार है। यहाँ से पिथौरागढ़ जो रोड बननी थी वो रास्ते में कितनी जगह अभी नहीं बनी है, उसमें एक फेज का काम पूरा अधूरा है, तो ये बीजेपी की है, जिसका आखिर से माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे उद्घाटन करके चले जाते हैं। जिस सड़क का वो अभी भी अधूरी है संजीव भाई, जरा आके चंपावत में देखिए। तो कहने कसनी और करनी जो दोहरा चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का है वो हमेशा से रहा है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। धरातल पर चलिए संगीता जी जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, चलिए संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। तमाम आरोप इसी बीच आप पर जड़ दिए गए। भाई कैसे चंपावत में आप चुनाव लड़ेंगे जब इतनी सारी कमियां हैं उत्तराखंड में, और जबकि 5 साल पिछले भी बीजेपी के ही रहे और एक बार फिर से? जी 2 मिनट बात चाहूंगी। जिस दिन चुनाव पलायन पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और महंगाई पर हो जाएगा, बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। हमेशा जब भी चुनाव आता है तो ये मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं और मुद्दे क्या आ जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार जीतती जा रही है। तो जिस दिन आप ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी उस दिन भाजपा का भी अंत हो जाएगा। चलिए संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। दीक्षित जी, जिस तरह से मेरी बहन संगीता जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि विकास को देखने की आदत डालिए। जो विकास हो रहा है वो कभी जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो हमेशा अपोज ही करेंगे, हर चीज की छीटाकशी करें। कभी अप्रिशिएट करने का भाव भी अपने अंदर लेके आइए। कभी जो काम अच्छे काम होते हैं उसके लिए भी उसका गुणगान करने की बात करिए। जब अच्छी बात आप करेंगे यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। अगर दिल्ली में कुछ अच्छा काम हुआ है तो आप भी उसको अप्रिशिएट कीजिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जरा देख लीजिएगा जाके। दीक्षित जी देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है और 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिमान है और नए रोजाना एक नए नेशनल हाईवेज, नए फ्लाईओवर्स, नए टनल्स, नए रेल मार्ग और नए एक्सप्रेस हाईवेज जो केवल आवागमन के साधन के रूप में हम लोग उनको नहीं देख रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 में उत्तराखंड पूरे देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की उनकी जो अवधारणा है, जो उनकी सोच है, उस पे हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनका भी गुणगान होना चाहिए, उनका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप हर समय एक नेगेटिविटी का चश्मा पहन के ही हर समय
सरकार को कोसने का काम करें। कभी सरकार जो अच्छे काम करती है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जिस तरह से ये चीजें बहुत जरूरी है, अप्रिसिएशन से ही उत्साहवर्धन होता है। संजीव वर्मा जी मानते हैं ना इस बात को? दीक्षित जी मेरी बात, संजीव भाई बस ये दूसरों के लिए कह देते हैं, अपने लिए अमल नहीं करते। संजीव भाई खुद पर भी अमल कीजिए, अच्छा लगेगा। आप सही बोल रही हैं। दीक्षित जी आप हमारे तो हमारी छोटी बहन है, आप भी हमारी छोटी ये बहन रिश्ते नाते बात है, ठीक है। भास्कर चुग जी, दीक्षित जी लौटेंगे संजीव वर्मा जी। संजीव जी, दीक्षित जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक पूरी जनता ने 2022 के चुनाव में पूरे अच्छे से नकार दिया और आज ये लोग दर्शक की भूमिका में हैं और ये इस प्रकार के दर्शक हो गए, इनको विकास अच्छा नहीं लगता, विकास को ये लोग देखना नहीं चाहते। और दर्शक भी दो प्रकार के होते हैं, एक ताली बजाने वाले होते हैं, अप्रिशिएट करने वाले, और एक होते हैं हुटिंग करने वाले, सीटी बजाने वाले। तो कांग्रेस जो है हुटिंग करने वाले। भास्कर चुग भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से हैं। आप जो कटाक्ष कर रहे थे उन पर जवाब ले लेते जरा भास्कर चुग जी से। भास्कर जी चलिए संजीव जी समय दे देते हैं जरा भास्कर चुग जी को, आपके सारे सवालों के जवाब उनके पास से ले लेते हैं ना। बचा है वो इस उपचुनाव में आपकी कसर पूरी हो जाएगी। चलिए भास्कर चुग अरे सर, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, मेरा मानना है। और आप कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं संजीव वर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, विधायक का हो, सांसद का हो, हम कोई भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते। हम हमेशा हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। पूरे गंभीरता के साथ लड़े थे शायद खटीमा में, इसीलिए हार गए। और आप जिस तरीके से कहते हैं सीएम धामी शायद गंभीर नहीं थे और वो 70 विधानसभा 69 तो वो होती 69 विधानसभाओं में लगे रहे और 69 विधानसभा की जगह एक विधानसभा खुद की वो हार गए। ये तो वही कहेंगे ना, दीपक तले अंधेरा वाली बात है ना। संदीप वर्मा जी इस पर जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे भास्कर चुग जी। जी जवाब लेंगे भास्कर चुग जी। अरे संजीव वर्मा जी जवाब लेंगे आपसे, सोच के रखिएगा जरा। हाँ संजय जी मेरा टर्न था। जी संजीव भास्कर जी जवाब दीजिए। देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। मैं अपने सम्मानित साथी से संजीव वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितने प्रतिशत वोट मिला और कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिला? क्या आपने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये आकलन किया? आपने यह आकलन नहीं किया। नकारा उसे क्या कहते हैं कि जब हमें वोट परसेंटेज आपसे बहुत कम मिला हो, आपका आधा वोट परसेंटेज मिला हो। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से मात्र 3-3.5% वोट कम मिला है और इस नाते हम चुनाव हार गए हैं। हमारी सरकार नहीं बन पाई, आपने सरकार बना ली। हमारी कमी को हम स्वीकार करते हैं कि हम जनता के बीच में उन मुद्दों को नहीं पहुंचा पाए जिनको हम पहुंचा सकते थे। इसमें हमारी कमी है और आज आपको इसी कारण जीत का सेहरा पहनने का मौका मिल गया। आप बात करते हैं अंतरकलह भी एक वजह है जिसकी वजह से संदीप वर्मा जी को जीत का। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, अंतरकलह कहीं ना कहीं वजह रही होगी। अंतरकलह मानते हैं ना आप? बिल्कुल रही हुई। बिल्कुल ये मानना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल मानना। कई कांग्रेसी नेता तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। देखिए जो सच्चाई है, जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता उसको उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होता। मैं आप कहना चाहता हूँ हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं अंतरकलह रही है, लेकिन हमारा जो हारने का सबसे बड़ा कारण रहा है हम जनता के बीच में उन मुद्दों को नहीं पहुंचा पाए। आपके पास 5 साल थे पूरे भास्कर जी, जब आपको हार का सामना करना पड़ा था 2017 में, उसके बाद आपके पास 5 साल थे पूरे आप जनता के बीच जा सकते थे, लेकिन आपने ये सोचा तो जनता तो बेवकूफ है, 1-2 साल में रसगुल्ले फेंक देंगे जनता के ऊपर जाते और फिर जनता बेवकूफों की तरह हमें वोट कर देगी। या उत्तराखंड में जो मिथ चल रहा था 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वो वाला मिथ साकार हो जाएगा। नहीं दीक्षित जी इसमें हमारी कमजोरी ये रही कि हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को नहीं पहुंचा पाए। बस हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है वो संकल्प पत्र के रूप में आया था और बहुत अच्छे मुद्दों को लेकर आया था, उसको जनता तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जनता के दिल में उस बात को पहुंचा नहीं पाए, हमारी कमी रही। लेकिन इस बात पे ये कह देना कि कांग्रेस खत्म हो गई है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है और राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह के दावे इस तरह की बातें
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी से निवेदन है। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं, विकास विकास विकास, विकास देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कभी भी हुआ है तो हकीकत में वो कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ है। एनडी तिवारी जी की सरकार के समय में विकास हुआ, और इतना विकास हुआ कि उत्तराखंड की नींव उस विकास से पड़ी है। तो हरीश रावत सरकार में नहीं हुआ क्या विकास? या आप उनके गुट के नहीं है? मिला था वो भी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के संजीव वर्मा जी, थोड़े से मेरे भी सवाल हो जाने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था। चलिए भास्कर जी, बोला था। भास्कर जी, एनडी तिवारी की आप बात लेके दौड़ पड़े, क्या हरीश रावत जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ क्या? मैंने तो बात अपनी पूरी करी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एनडी तिवारी जी की सरकार के समय में इस प्रदेश की नींव रखी गई, इस प्रदेश का बुनियादी विकास हुआ, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद इस प्रदेश में खड़ा हुआ। मुझे ये अभी सवाल कर रहे थे हमारे सम्मानित साथी भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी की नेता से, जो बेचारे उत्तराखंड में फिलहाल 0 की स्थिति में है, जिनका वोट प्रतिशत भी कुछ नहीं था बेचारों का। उनसे सवाल कर रहे थे कि आपने दिल्ली में कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने उत्तराखंड में कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए अस्पताल बनाए, कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज तक क्या मेरे भाई आपको दिखाई नहीं देता ना, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको वो नए आपको जो नए 5 मेडिकल कॉलेज बने वो आपको दिखाई नहीं देते, जो नए हॉस्पिटल्स बने वो आपको दिखाई नहीं देते, जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, जो परियोजनाएं यहाँ पे जरा चुप करवा दीजिए, जरा इन्हें 2-4 नाम गिनवा दीजिए। संजीव वर्मा जी, संजीव जी, 2-4 नाम गिनवा के इन दोनों लोगों को चुप करवा दीजिए आप। बन रही है, उसमें 80% काम पूरा हो गया है, वो आपको दिखाई नहीं देते। संजीव जी, बनने शुरू कब हुए थे ये बताइए? नींव किसने रखी थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? नींव पड़ी थी? किसकी बात कर रहे हैं? उन मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उन सड़कों की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। नींव किस प्रकार के टाइम पे पड़ी थी? अरे नींव को छोड़ दो मेरे भाई, हरीश रावत जी की हरीश रावत जी तो संजीव वर्मा जी, संजीव जी और भास्कर जी, संजीव और भास्कर जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ अपनी डिबेट में, मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए संगीता शर्मा जी, चलिए भास्कर जी, एक मिनट मौका दिया ना भास्कर जी आपको, भास्कर जी आपको मौका दिया, संजीव जी आपको मौका दिया। सर 1 मिनट मैं बोल लूं अपनी डिबेट में, या आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे यहाँ उपचुनाव चल रहा हो पूरी तरीके से, या उपचुनाव संपन्न हो गया हो, रिजल्ट आ गया हो, उपचुनाव को लेकर आप विकास पे लेकर आ गए। सरकार के खाते में नहीं आया करता था, आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री रहते हुए कैमरे के सामने बोलता हो। सर ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं लेकिन ये कोई तरीका नहीं है संजीव वर्मा जी डिबेट का। मैं आंखें मूंद लूंगा, मेरी सरकार बचा लो। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर, लानत है ऐसे हरीश रावत आपके मुख्यमंत्री। चलिए संजीव वर्मा जी, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। जिन गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो इन शब्दों का प्रयोग। भास्कर जी चलिए मौका देंगे आपको भी, अभी समय है थोड़ा सा। संगीता जी, देखिए दीक्षित जी, जो अभी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की बात संजीव जी कर रहे थे, तो इनकी मंत्री रेखा आर्या जी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, और वो दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराती हैं। तो अगर आपने उत्तराखंड के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इतने अच्छे कर दिए हैं, तो आपकी मंत्री को उत्तराखंड से बाहर जाने की क्या जरूरत है? और वो क्या मैसेज देना चाह रही थी? अगर वो उत्तराखंड में रह करके अपना इलाज कराती, तो यहाँ की जनता को भी आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक भरोसा जमता कि संगीता जी कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा, थोड़ा सा समय का अभाव करा रही है, और वो जाकर के दिल्ली इलाज करा रही है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में विकास किया है? केजरीवाल अपना इलाज बेंगलोर करवाने गए, केजरीवाल अपना इलाज बेंगलोर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। संजीव जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, जाते जाते इसका जवाब दे दीजिए। संगीता जी संजीव जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, 2020 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी जब तबीयत खराब होती है तो वो दिल्ली क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया जाता है। क्या आपके यहाँ इतने बेहतर सुविधाएं नहीं है?
श्रीमान जी, उस समय कोरोना का दौर था, उस समय कोरोना का तो दौर क्या था उत्तराखंड और सरकार उस समय कोरोना से निपटने के लिए कामयाब नहीं थी या तैयार नहीं थी कोरोना से निपटने के लिए? बिल्कुल थी, सरकार पर इल्जाम भी लगाते हैं। बिल्कुल थी। किसने मना किया आपको? लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठा लीजिए और वहां पर भी मुख्यमंत्री भी इलाज करा ले आपका। दीक्षित जी, और एम्स जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। और जहाँ पर लेकिन आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या, वो धरी की धरी रह जाती हैं? जब एक मुख्यमंत्री बीमार पड़ता है तो आप दिल्ली उन्हें रेफर कर देते हैं। ठीक होते हैं। हाँ। आपको जानकारी होनी चाहिए। जी, जानकारी है मुझे पूरी तरीके से, लेकिन जब आपका एक मुख्यमंत्री बीमार होता है तो क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है क्या, जो आप दिल्ली रेफर कर देते हैं उन्हें? जी संदीप जी, जवाब दीजिए इस पे। जी, कम शब्दों में बात को रखिए, सटीक और शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा सा। बात करी, पहले उनका इलाज यहाँ पर 2 अस्पताल में ही हुआ। हाँ। जब उनकी सर सीधे रेफर कर दिया गया था। मैं खुद उस खबर को बना रहा था, मैंने खुद उस खबर को पढ़ा था। थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई। हाँ। जब डॉक्टरों ने ही एक प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए उनको एम्स रेफर किया। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं कोई लचर है या उनमें कोई कमी है। एक से एक बड़े अस्पताल हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन सर जब बड़े से बड़े अस्पताल हैं तो मुख्यमंत्री का इलाज क्या एम्स में क्यों होने गया, ये बताइए आप। लेकिन डॉक्टर्स जब हाई प्रोफाइल कुछ केसेस होते हैं तो डॉक्टर भी बहुत प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की चलिए संजीव जी, अगर अगली डिबेट आपसे होगी तो इसी पर मैं चर्चा जरूर छेड़ूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप स्वास्थ्य सुविधाओं पे सवाल तो उठा देते हैं लेकिन आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं धरी की धरी रह जाती है जब एक मुख्यमंत्री बीमार होता है, और इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप चंपावत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो सेमीफाइनल का रण और ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है और 11 मई को नामांकन होना है और 31 को चुनाव और उसके बाद 3 को रण का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई गहन मंथन जरूर कर रही है और मंथन के चलते वो शायद एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। तो आज के इस उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।